हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हम बात करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 की बात करेंगे। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? पहले सबसे पहला क्वेश्चन हमारे मस्तिष्क से यह आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि कोठारी आयोग ऐसा आयोग था जो एक सफल आयोग के अंतर्गत आ गया था, जिसने शिक्षा के तमाम पहलुओं पर चर्चा करी थी। तो हम समझेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निर्मित करने का क्या जरिया रहा, क्यों इसको निर्मित किया गया। तो हम इसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बारे में बात करूं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा। जो बच्चे के पास किताब नहीं है वो इसको ले सकते हैं, या फिर आपको एक किताब मैं सजेस्ट कर देता हूं। ये है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये किताब मुझे लगता है कि अगर मार्केट में मिल गई तो बेहतर है। इसको तुम पढ़ नहीं पाओगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये जो एडिशन है ना, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब का एडिशन ये है। ये मई 1986 में भारत सरकार द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इसमें उन सभी चीज़ों को विस्तारित रूप से क्या किया गया था, इसमें वर्णन किया गया है। और जो ये किताब आप देख पा रहे हो, ये किताब जैसे आप देख पा रहे हो ना, तो इसी किताब से मैंने वो जो बुक बनाई हुई है, तो इसी किताब को पढ़ने के बाद उसकी बारीकियों को समझने के पश्चात तो उस किताब का निर्मित किया गया है। तो यह देखिएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की हमने कहा कि आवश्यकता क्यों पड़ी। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो राष्ट्र की एक व्यवस्था है, राष्ट्र को संचालित करने के लिए, उसको शिक्षित करने की एक व्यवस्था है। अब आपने देखा हो, जब भारत आज़ाद हुआ उसके पश्चात भारत सरकार ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग आयोगों का गठन किया गया, अलग अलग आयोगों को लाया गया। तो उसके पश्चात समय समय पर भारत सरकार के साथ मिलकर क्या किया, शिक्षा विभाग और इससे संबंधित कई ऐसी गवर्नमेंट बॉडी थी, इसको बनाने की जद्दोजहद रही और इसको लागू करती है, और ताकि शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो, से बहुत ज़्यादा उपयोगी हो। देखिए, जो जितने भी पूर्व में हमारे जितने भी आयोगों का गठन किया गया था, उन आयोगों से ये महसूस हुआ कि अब हमें अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनानी। अभी तक तो सिर्फ हम आयोगों का गठन किया गया था। अब हमें एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी हो और शिक्षा के हर पहलुओं को समझे। और भारत सरकार ने क्या करा, जितने भी आयोग थे शिक्षा से संबंधित, उन सभी को क्या करा, अलग अलग पृथक तौर पे क्या करा, इसको गवर्नमेंट बॉडी बनाने के लिए प्रयत्न किया और इसको सरकार द्वारा लागू करने के लिए भी कहीं न कहीं क्षेत्रों में सुधार किया गया। और साथ ही जो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति होती है, वो किसी मनुष्य के जीवन को बेहतर और सुविधाजनक या उसको जीवन उपयोगी ये बनाती है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात जो व्यक्ति विशेष होता है वो अपने जीवन में एक छोटी सी नौकरी को पाता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो प्रयत्न करता है। तो ये क्या है, जन उपयोगी ये बना सके। और भारत की जो सबसे पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, वो साल था आपका 1968। इसे हम कहते हैं NEP 69 के आसपास ये बनी, इसमें बनी, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी आपके 1968 के उद्देश्यों के अलग अलग मैंने इसमें चीज़ें समझा के रखें। अब देखिए, आपके सामने अभी तो मैंने कहा कि शिक्षा नीति। अब शिक्षा नीति वास्तव में है क्या? देखिए, शिक्षा नीति 1968 क्या है? शिक्षा एक ऐसा आयाम होता है जिससे मनुष्य को मनुष्य कहलाने लायक बनाती है। देखिए, मनुष्य को मनुष्य बनाने लायक कहती है कि हमारा आचरण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कैसा होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, दूसरा व्यक्ति अनपढ़ है, उन दोनों में धरती आसमान का फर्क होगा। जो पढ़ा लिखा है वो इस चीज़ को समझेगा कि यार मुझे समाज में उस जो अनपढ़ है उसके साथ भी बहुत प्यार से रहना है, जो समझदार है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बनाकर हमें क्या करना है, रहना है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य से कहीं ना कहीं उसका मिलन कराती है। तो याद रखिएगा, अर्थात ये क्या कहता है कि मनुष्य में बौद्धिक कौशल और ऐसे कई गुणों को विकसित करती है। याद रखिएगा, हमारे ऐसे बौद्धिक जो क्षमताएं होती है उससे हमारे क्या होते हैं, हमारे आचरण में बदलाव होता है, हमारे नैतिकता में बदलाव होता है। कहीं ना कहीं वो ऐसे गुणों को विकसित करती है जिससे कि हम एक मनुष्य कहलाने के एक वास्तविक जो अर्थ होता है ना कहीं उस अर्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं कि वास्तव में क्या हम ह्यूमन बीइंग को जो हम कहते हैं कि उसको हम अचीव करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। अब वहाँ पर आप देख पाते होंगे, यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षा, इसीलिए शिक्षा प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। देखिए,
एक जो शिक्षा होती है ना, हम कहते हैं कि एक हमारा जीवन को जो एक पटरी में लाने के लिए, या कहीं हमारा जो उद्देश्य होता है, बेसिकली शिक्षा ग्रहण करने का जो मेन उद्देश्य होता है कि एक छोटी सी नौकरी अपने जीवन को यापन करने का एक माध्यम होता है। कहीं पर जो जॉब करने के पश्चात आप अपने घर का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का भरण पोषण करते थे उस नौकरी से। और जो शिक्षा होती है दूसरी तरफ तो एक ये कराती है, और दूसरी तरफ शिक्षा ये कहती है कि आपको समाज में अपनों से बड़ों को, अपने से छोटों को किस प्रकार से आपने बोलना है, किस प्रकार से इज्जत करनी है, अपने देश के प्रति कितना समर्पित रहनी है, समाज के प्रति आपके क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये कहीं ना कहीं इसका बोध भी हमें कराती है। कहीं ना कहीं हम जब बात करते हैं, जब CDP को पढ़ोगे तो उसमें कहता है कि शिक्षा आपके स्वर्णांगी विकास की चर्चा की बात करता है। स्वर्णांगी विकास मतलब आपका शरीर का, अगर कहें अपने आपके मस्तिष्क का, आपके संपूर्ण ह्यूमन बॉडी का क्या करती है, वो कहीं ना कहीं विकास करती है और ये महत्वपूर्ण होती है। और भारत सहित सारे विश्व की अगर बात करें तो भारत में प्राचीन विश्व में क्या था, प्राचीनतम काल से ही शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं शिक्षा अपने जड़ों को फैलाती रही है। तो अगर हम देखें, अगर भारत में अगर देखें, पहले जो शिक्षा के जो ज्योत को जिन्होंने जलाई वो आपके बुद्ध थे। बुद्ध को ही सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने ये दिखाया कि अगर कोई आपसे तू कह के बोल रहा है तो आप उसको इज्जत दीजिए, उसको समर्पण का भाव दिखाइए। जो अंगुली मार जो डाकू था उसको भी तो ज्ञान का मार्ग प्रशस्त बुद्ध ने ही कराया था। तो शिक्षा बहुत बड़ी तो शक्ति है, आज अपने अधिकारों को समझ सकते हो। अब ये कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन विकसित होने के पश्चात भी हमने क्या करा, 1964 में जो गठित आया जो कोठारी आयोग, देखिए दिन प्रतिदिन हमने कहा कि शिक्षा में आए दिन क्या होता है, बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको अलग अलग तरीके से हमें शिक्षा के अलग अलग फॉर्मेट हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पर कोई चीज़ विकास हो रहा है, कहीं पर कुछ चीज़ का निर्माण किया जा रहा है। तो ये दिन प्रतिदिन क्या, हम पहले अगर हम बात करें वैदिक काल, अगर हमें जहाँ से मनुष्य का प्रारंभ हुआ अगर कहें, तो हमें पहले लिपि का ज्ञान नहीं था। तो कहीं ना कहीं हमने प्रागैतिहासिक काल की बात करें, फिर उसके मध्य काल आता है, फिर पाषाण काल आता है, फिर नवपाषाण, कहीं ना कहीं हमें लिपि का ज्ञान हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें वो लिपि का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे उस लिपि के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को समझना शुरू करा। धीरे धीरे ये वैदिक काल, ये अलग अलग काल आते रहे गए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग विकास होता रहा। तो आज की डेट में अगर हम देखें, अगर मैं अपनी बात करूं, हमने वो वाला दौर देखा था जहां पर एक विद्यालय में एक छोटी सी लकड़ी की तख्ती जैसे लेके जाते थे, उसमें काला कोयला उससे घिसा जाता था, उसको कोयला लगाया जाता था, उसमें कलर किया जाता, काला रंग का उसमें कोयलतार लगाया जाता था। फिर उसमें कमेट होता था। कमेट का मतलब होता है कि मिट्टी होती है एक, वो मिट्टी जहाँ पर पानी होता है जंगलों में या कहीं ऐसी जगह पे मिलती है, चिकनी मिट्टी था, उसको एक दवात में डालकर उसमें घोला जाता था, उससे फिर उसमें क ख लिखा करते थे। तो वहाँ से अगर हम कहें, अगर हम उतने पीछे भी नहीं जाए, हम वैदिक काल में भी नहीं जाए, हम अपने यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर इस तरीके से जो जिन लोगों ने लिखा, आज वो कहाँ पर आ रहा है कि आज जो आपके सामने देख पा रहे होगे कि आप कहाँ पर बैठे हो, मैं कहाँ पर बैठा हूँ, आज शिक्षा हम इस तरीके से ग्रहण करें। तो ये वाला दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। और जो शिक्षा की जो बात करें कि 1964 में जब जो कोठारी आयोग जिसमें निर्मित किया गया था, तो शिक्षा कमीशन के रूप में जब हमने देखा तो शिक्षा के सभी पक्षों की जांच के लिए इसको नियुक्त किया गया था। कोठारी आयोग का भी अर्थ देखिए कि आपने कहा था कि इनके पक्षों की जांच नहीं करता, तो ये सभी पक्षों की क्या करता है, जांच इसने करी। और कोठारी आयोग ने शिक्षा के महत्वपूर्ण पक्षों का विस्तृत रूप में अध्ययन करा और अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करी थी भारत सरकार को, याद रखिएगा आप कब कह रहे थे कि 57 में कह रहे थे ना। आप देखिए कोठारी आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी भारत सरकार को, तो कोठारी आयोग ने ही अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी कि 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत, किसने, कोठारी आयोग ने। इसके पश्चात अगर देखें, जब भारत सरकार को, जब कोठारी आयोग ने 29 जून 1966 को जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करी बेटा, उसके पश्चात अगर देखें तो उसके 9 महीने बाद, हमने कह रहे देखिए 9 महीने बाद भारत सरकार ने एक संसदीय सदस्यों की एक समिति बनाई। पूर्व में मैंने आपको ये बोला था, अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा तो बेहतर है, कि हमने कहा कि जब कोठारी कमीशन ने, कोठारी सर ने क्या करा, जब पूरी तरीके से अपनी रिपोर्ट अलग अलग शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों को बारीकी से समझा, उसको अपनी विस्तृत रिपोर्ट जो सबमिट करी थी 200 कितने पन्नों की थी बेटा, 692 पन्नों की थी। हमने कहा था इसको 3 खंडों में विभाजित किया था, पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड। जो ये अलग अलग इतनी जो पन्नों की इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करी, अलग अलग खंडों में अलग चीज़ों को चर्चा करी थी, हमने इससे पूर्व पढ़ लिया है। तो जब ये सबमिट हुई उसके 9 महीने बाद क्या हुआ था, संसद द्वारा
एक भारत की शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर ये एजुकेशन पॉलिसी को लाने के लिए क्या किया गया था, भारत सरकार ने क्या किया था, जो ये कोठारी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, इसका बारीकी से अध्ययन करने के लिए इन समिति का गठन किया और 5 अप्रैल 1967 को ये क्या किया था, इस समिति को 3 प्रकार के कार्य सौंपे गए। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो संसद द्वारा जो 9 महीने पश्चात जो एक कमेटी का गठन किया गया था, इसको कितने कार्य सौंपे गए थे, इस समिति को कितने कार्य दिए गए थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बना कि इस समिति को कितने कार्य दिए गए थे, 3 कार्य दिए गए थे। पहला जो कार्य था, जिसमें पहला जो कार्य था कि कोठारी आयोग के सुझावों पर विचार करना। याद रखिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, खड़े खड़े ये आपसे क्वेश्चन अभी भी पूछ लूंगा कि पहला कार्य क्या था, या नोट कर लीजिए कि कोठारी या पहला कार्य था कि कोठारी आयोग द्वारा जितने भी सुझाव दिए थे उन सुझावों पर विचार करना। दूसरा सुझाव था बेटा, दूसरा विचार क्या था, दूसरा विचार यह था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करना। ड्राफ्ट किसे कहते हैं, हम ड्राफ्ट किसे कहते हैं आपको पता होगा, जब आपका संविधान आपने पढ़ा होगा, संविधान का भी जो ड्राफ्ट बना था, संविधान की ड्राफ्ट भी तो कमेटी बैठी थी, बाबा साहब उसमें क्या थे, उसके अध्यक्ष के रूप में थे। अगर बाबा साहब नहीं होते, क्या आप गॉड ऑफ फादर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो वो पूरा बना। तो इसीलिए जो ड्राफ्ट जो बनने की जब हम बात करते हैं तो उसमें किस चीज का जिक्र किया गया था बच्चा, तो ये कहा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रूप, उसमें एक जो ये जो विस्तृत स्वरूप आज हमें जो देखने को एनईपी की हम बात करते हैं, तो उसका जो फॉर्मेट तैयार करने के लिए भी दूसरा सुझाव ये था। तीसरा सुझाव था कि प्राथमिक आधार पर उसका क्रियान्वयन और साथ ही रूपरेखा तैयार करना। तो 3 सुझाव बेसिकली मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गएंगे। आगे या इससे आगे बढ़े फिर बताइए। चलिए आप बोलने में असमर्थ हैं। चलिए अब देखते हैं, यहां पर देखिए संसदीय समिति ने उक्त सुझाव को गंभीरता से उसका अध्ययन करा और अभिमत सरकार को ये प्रस्तुत किया। अब देखिए जब सुझाव जो दिए थे कोठारी कमीशन ने, तो इसका गहराई से अध्ययन हुआ। अध्ययन होने के पश्चात क्या किया गया था, सरकार को ये रिपोर्ट सबमिट करी। संसद सदस्यों के द्वारा जो बनाई गई जो समिति ने सबसे पहले जो उसको बल दिया कि अब क्वेश्चन क्या बना, संसदीय समिति ने जो कोठारी आयोग द्वारा जो सुझाव दिए थे उसमें अपना एक सुझाव दिया था। वो सुझाव कौन सा था या उसका सबसे पहला एक मत क्या था, उन्होंने कहा कि सबसे पहले राष्ट्र एकता को मजबूत करने पर बल दिया इन्होंने। इस समिति द्वारा जो था कि आपके भाषा नीति, कार्य अनुभव, चरित्र निर्माण, विज्ञान, शिक्षा, शोध और शैक्षणिक अवसरों की समानता पर इस पर से विचार दिए गए। ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी समिति थी जिसने ये आपके भाषा नीति या अनुभव या चरित्र या विज्ञान ये अलग अलगों का ये दिया गया था। तो ये जो संसद द्वारा जो एनईपी की अगर बात करें उसको निर्मित करने के लिए इस समिति ने सुझाव दिया। इसके अलावा इस समिति द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के शैक्षणिक उत्तरदायित्व को भी निर्धारित किया गया। अब देखिए हमने कहा कि उत्तराखंड में आपका क्या है, जो शिक्षा परिषद का जो गठन किया गया था, उत्तराखंड रामनगर बोर्ड जो गठन किया गया, अगर इसमें ये नहीं दिया होता तो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, राज्य सरकार का कोई बोर्ड होता नहीं। तो इसीलिए इसमें ये कह दिया गया था कि राज्य सरकार को भी इसका उसमें क्रियान्वित करना चाहिए, उसको भी प्रतिभागी करना चाहिए, उसका भी दायित्व को निर्धारण करना चाहिए और केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर कार्य करे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया और प्राथमिक देखिए यहाँ पर दिया है कि प्राथमिकताओं के आधार पर ही भावी कार्यक्रम की रूपरेखा को 1968 में प्रस्तुत किया गया। देखिए इसके दूरगामी परिणामों को आगे मद्देनजर रखते हुए जो एनईपी जो थी आपके 1968 को ये प्रस्तुत कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि अनुमम सभी को ये समझ में आ गया, हाँ या ना? हाँ जी सर। चलिए अब ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको बोर्ड किया हुआ है, थोड़ा इसको देख लीजिए कि संसद की जब हम बात करते हैं, संसद में इस विषय पर गंभीरता से विमर्श हुआ, विचार विमर्श किया गया और लंबी बहस इसको लेके हुई। किसको लेके हुई? एनईपी 1968 को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हुई। ये आता है कि साल आता है 1968, क्या जो साल था 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार द्वारा ये क्या करता है तो इसको विविध रूप में लागू कर दिया। अब अभी आपने कौन सा बताया था, आप देखिए 24 जुलाई 1968 को क्या हुआ था, भारत की पहली शिक्षा नीति के रूप में ये गठित। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि पहली शिक्षा नीति को किस तिथि को लागू किया गया था, तो ये आपको बताना 24 जुलाई को
ये लागू किया गया था। ठीक है, वहां पर क्या दिया जा सकता है, देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, ये पूछा जाएगा कि भारत सरकार द्वारा जो प्रथम जो शिक्षा नीति को किस तिथि को लागू किया गया। ठीक है, 24 जुलाई, ठीक है, 24 अगस्त, 24 सितंबर, 24 मार्च, इस प्रकार से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको 24 जुलाई 1968 को भारत सरकार द्वारा विविध तौर पर भारत की पहली शिक्षा नीति का यहाँ पर क्या गया, निर्धारण कर दिया गया था। तो मुझे लगता है इतना तो समझ में आ ही गया होगा, बताओ। चलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। देखिए ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अगर कहें जो 1968 के मूल तत्वों की कितनी मूल तत्वों की बात करी गई थी, हमने पूर्व में भी पढ़ा गया था, बताइए आरती, उस दिन आपने बताया था, आज भी बताइए बेटा कितने मूल तत्वों के बारे में चर्चा हुई थी। चलिए बताओ बेटा जल्दी, नहीं आ रहा क्वेश्चन, जिसे आता वो बताइए। आरती बताओ। जी सर, इसमें व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर भी टोटल कितने बिंदु थे ये बताइए। सर 9। नहीं सर 17 बिंदु थे बिल्कुल सर। सही, 17 बिंदु पे इस पे 17 बिंदु थे। ठीक है, 17 बिंदु थे, हमने पूर्व में भी चर्चा करी थी। 17 बिंदु कौन कौन से, देखिए पहले हम एक एक करके लेके चल रहे हैं, तो याद देखिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशें की जब हम बात करते हैं तो कोठारी आयोग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आपको अभी पता चल गया। सभी पक्षों की इसमें रिपोर्ट सबमिट की गई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये ड्राफ्ट तैयार किया, इसको रूप दिया गया और 9 पक्ष जो प्रश्नों पर ये इसको प्रस्तुत किया। देखिए जो हमने बिंदुओं की बात अलग है और ये जो प्रश्नों पर जो प्रस्तुत किया गया था, जो कोठारी आयोग का जो ये जो संसद द्वारा जो समिति का गठन किया गया था, इसने 9 प्रश्नों पर अपनी क्या ये प्रस्तुति, जैसे हमने कहा पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा सुझाव दिया था, चौथा सुझाव दिया था। तो इसके बाद जो इन्होंने अपने उस प्रकार से जो अलग जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उनके आधार पर कह रहे हैं, तो ये मूल रूप से ये इस पर से किया जाता था। तो यह देखिए, तो प्रश्नों की बात आती है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कितने प्रश्नों की प्रस्तुति की गई थी, तो 9 प्रश्नों की प्रस्तुति की गई थी, जो हम अलग अलग तरीके से उसको देखते हैं। अगर हम देखें तो बिंदु के आधार पर कहते हैं तो 17 बिंदु दिए थे, तो 9 तो आता नहीं, यही आएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। किसी भी राष्ट्र की जो शिक्षा का जो महत्व की अगर बात करें, किसी राष्ट्र का अगर कोई विकसित करने था, उसकी शिक्षा ही उसमें सर्वोपरि है। तो ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा यह पक्ष बहुत मजबूती से लागू किया गया कि शिक्षा राष्ट्र का महत्व का विषय होगा। जो राष्ट्र का निर्माण किससे होता है, शिक्षा के माध्यम से होता है। राष्ट्र को आगे प्रगति पथ पर कैसे पहुंचाया जाता है, शिक्षा के माध्यम से। अगर कोई राष्ट्र अगर पढ़ा लिखा है, या अगर कोई राष्ट्र बहुत ज़्यादा गति से बढ़ रहा है आगे, या कहें वो वैश्विक स्तर पर विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में खड़ा हो रहा है, तो ये किसके बलबूते है, वहाँ के राष्ट्रीय जो एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा के बलबूते होता है। वो कहा गया है कि कोई जो राष्ट्र, जिस राष्ट्र की शिक्षा नीति या शिक्षा बेहतर नहीं है, वो उस पशु के समान है जो सिर्फ खाने का कार्य करता है, अपना जीवन भरण पोषण का कार्य करता है, सिर्फ वहीं तक सीमित होता है। तो वो राष्ट्र जैसे अलग अलग आपने देखा होगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा यह मजबूती से पक्ष उठाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो विषय, ये महत्वपूर्ण विषय रहा। शिक्षा द्वारा लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। लोकतंत्र लोगों द्वारा जो चुने जाने वाला जो प्रतिनिधि होता है, जो हमारे देश के भावी जो योजनाओं को क्रियान्वित करता है, हमारे देश को एक राह दिखाता है, हमें एक दिशा दिखाता है। आने वाले 5 सालों का हमारा भविष्य कैसा होगा, 5 साल हमारे क्या किस प्रकार से होंगे। तो हम इस तरीके के सरकार का प्रतिनिधित्व किसके बलबूते कर सकते हैं, शिक्षा के बलबूते हो गए। अगर हम कहें मोदी जी ने कहा था कि 1 साल में हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, तो हमने ऐसी सरकार का चयन करा जो वादे कर गई मगर हमें वो छल गई। तो ये चीज़ होगी। अब मजबूत कैसा होगा, मजबूत तो वहाँ के जो जनमानस है उनको शिक्षित करें और उनके लायक उनकी शिक्षा के आधार पर उनको क्या करें, जॉब प्रोवाइड कराएं। तो इससे क्या होगा, हमारी
व्यवस्था मजबूत होगी, हमारा राष्ट्रीय आय मजबूत होगी, तो कहीं ना कहीं हम डेवलप कंट्रियों की तरफ हम अग्रसर होंगे। देखिए, शिक्षा के द्वारा अगर हम बात करें, शिक्षा के द्वारा क्या होता है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, समाजवाद और साथ ही धर्मनिरपेक्ष जैसे मूल्य विषयों को विकसित किया जाए। तो हम कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हर कोई स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें समानता, हर किसी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, न्याय की भी एक जैसी व्यवस्था होनी चाहिए, समाजवाद, किसी में प्रकार का कोई चीज समाज में अलग विभाजन ना हो, धर्मनिरपेक्षता की, जब हम कहते हैं यदि कोई शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है, वो उसका ये ना देखा जाएगा उसका मजहब क्या है, वो किस मजहब से आता है, तो ये मूल्यों को विकसित करने की बात की जाती है। ये नहीं कि भैया मुस्लिम आ गया, सिख आ गया, क्रिश्चियन आ गया, ये ईसाई आ गया, कहें जो सिख है, या अगर हमने कहा ये भैया सिखों के लिए जगह नहीं है, या फिर हमने कहा ये मुस्लिमों के बच्चे इस विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए, अगर आज जिस तरीके से देश की परिस्थिति, जिस दिशा को हमारा देश बढ़ रहा है, अगर इस शिक्षा नीति में ये धर्मनिरपेक्ष शब्द अगर नहीं जोड़ा जाता, तो एक वर्ग ऐसा होता जिसको शिक्षा से वंचित किया जाए, पूरी तरीके से उसका बहिष्कार किया जाता। तो पहले तो आपको पता है कि अगर आप बाबा साहब के साथ किस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ किस प्रकार से होता है, तो उनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया था, वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। आपने देखा होगा कि अगर हम वैदिक काल के तरफ जाएं, जब एक शूद्र ने जब कुछ वेदों को या पढ़ लिया था, तो राम के दरबार, राम राज्य की जब हम बात करते हैं, राम के दरबार में कहते हैं कि अगर उसने, एक शूद्र ने क्या कर लिया था, वो किसी चीज का वाचन कर लिया था, कुछ संस्कृत में कुछ याद कर लिए थे, वेद पढ़ लिए थे, तो वो तपस्या कर रहा था, तो वो किसी ने कहा था कि सर वो एक शूद्र क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो वहाँ उस राज्य का एक बहुत बड़ा पंडित था, उसके बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई थी, तो उसका जो दोष मार दिया गया था, उससे कह दिया गया था कि वहाँ एक अछूत क्या कर रहा है, वेदों का अध्ययन करके वो तप कर रहा है। तो वो राम के दरबार में कहा जाता है कि शंभू उसका नाम था, तो उसके दरबार में जाता राम कहता है कि ए शूद्र तुझे अधिकार नहीं है, तो वहाँ पर जाके उसकी गर्दन काट दी जाती है। तो आपने ये भी देखा होगा बाबा साहब के समय में कि जो अगर कोई ये चीज पड़ता है तो जीवा काट दी जाती थी। अगर किसी ने वेदों को सुन लिया तो उसके कानों में खोलता हुआ जो क्या बोलते हैं, आपका जो शीशा होता था उसको पिघला कर कानों में डाल दिया जाता था, जिससे कि वो पूरे तरीके से उसका मस्तिष्क खराब हो जाता। तो ये होता। आज शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि समानता, स्वतंत्रता होनी चाहिए, हर कोई स्वतंत्र है, समाज का समानता का भाव होना चाहिए, वहां पर लड़का लड़की नहीं होना चाहिए। अगर लड़कियों को अगर इसमें से समानता शब्द हटा दिया जाता, क्या लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता? बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल लाया था जिसमें एक आता है महिलाओं को, तो बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद महिलाएं आज शिक्षित कभी ना हो पाती। आज जो इतने बड़े बड़े पदों पे पहुंच गई, तो सुबह उठ कर अगर कोई भी महिला अगर सुबह उठती है ना, अगर कहीं ऊंचे पद पे पहुंच जाती, पहले आपके अपने बेड के सामने बाबा साहब की फोटो रखनी चाहिए कि बाबा साहब आपके बलबूते ही हम यहाँ पर तक पहुंचे। तो हर किसी ने विरोध किया था, ठीक है, तो उनके बलबूते हुआ। और राष्ट्र को एकता, और उसको ये कहता है कि राष्ट्र को एकता को मजबूत और राष्ट्र को विकास करने में योगदान। हम राष्ट्र में एकता कैसे होंगे? हमारा देश तो विभिन्नताओं से और साथ ही यहाँ की जो इसकी जो भौगोलिक परिस्थितियां वो भी विभिन्न है। अगर हम इसको एक साथ लेके चलें तो हमारा भारत क्या खूबसूरत है। यहाँ पर होली के रंग भी देखते हैं, रमजान का भी देखता है, हर कुछ आपको देखने को मिलता है। तो यही हमारी खूबसूरत, इनको सभी को एक साथ लेके चलने की बात की जाती है। तो ये आपका राष्ट्र की शिक्षा का महत्व के विषय में मैंने पूरा विस्तार से समझा दिया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर का है कि राज्य और केंद्र सरकारों का दायित्व शिक्षा का गठन करने के लिए यह व्यवस्था करना है। देखिए, राज्य केंद्र सरकार के कुछ ऐसी पॉलिसीज होंगी, आपने जैसे कस्तूरबा गांधी हो गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए, नवोदय विद्यालय होते हैं, केंद्र सरकार इसके अंतर्गत संचालित के। और राज्य के भी दायित्व होते हैं कि राज्य सरकारें जो आपके राज्य में जो उसके बोर्ड द्वारा जो गठन किया जाता है, राज्य सरकार उसमें कितना खर्च करते हैं, केंद्र सरकार उसमें कितना पैसा आवंटित कर रहा है, ये तमाम चीजें इसमें होते हैं। तो राज्य को भी इसमें दायित्व को दिया गया। भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, जहां गणतंत्र देश है, जहां कुछ विषय तो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जबकि कुछ विषय क्या होते हैं, राज्य के अधीन होते हैं। देखिए, आपने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, उसमें संघ सूची दी गई है। संघ सूची के अगर बारे में पढ़ते तो वहां पर नीति निर्देशक तत्वों की व्यापक, राज्य के क्या होने चाहिए, केंद्र शासित प्रदेशों की क्या होने चाहिए और केंद्र सरकार के क्या दायित्व होने चाहिए, वहां पर उसमें चर्चा करी गई है। तो यहाँ पर अभी हम पॉलिटिकल साइंस को नहीं लाएंगे, इतना बहुत विस्तृत हो जाएगा। तो ये इसके अधीन हो जाते हैं। और लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर नियम, कानून और सरकार द्वारा केंद्र सरकार क्या होता है, दोनों ये बना सकती है। देखिए, कुछ नियम होते हैं, अभी आपने देखा होगा, जैसे अल्टी का पेपर था, उसमें क्या था,
एलटी का पेपर हुआ, उसमें आयोग ने अपने स्तर से कुछ चीज़ें वो पूरा सिलेबस चेंज किया था। अगर हम देखें, जैसे आपने देखा होगा प्राथमिक स्तर पे, अभी आप लोग अगर प्राथमिक स्तर पे अगर डीएलएड नहीं होता, पहले क्या था डीएलएड बीएड वाले भी अप्लाई करते, तो राज्य सरकार ने 2014 के बाद जितने भी शिक्षक बने हैं, वो आप अगर मैं कहूँ बीएड वाले, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अधीन उन्होंने परमिशन मांगी थी जो एनसीईआरटी से कि भैया हमारे राज्य में अभी डीएलएड प्रशिक्षण नहीं है, हमें इतने 2019 तक का हमें मौका दे दीजिए जिसमें कि हम बीएड वालों को भर सकते हैं। तो ये राज्य की कुछ शक्तियां हैं जो केंद्र और सरकार दोनों के बीच ये समन्वय बना के चलती हैं, तो इसलिए वो सारे बीएड वालों को उसमें नौकरी देगी। अब क्या गया, जो प्रावधान आ गया, अब केंद्र सरकार ने कह दिया कि भैया अब जो अनिवार्य जो अर्हताएं होंगी वो आपकी क्या क्या होंगी, डीएलएड ही होगी, तो बीएड वालों को बाहर कर दे। तो ये चीजें इस प्रकार से कानून नियम बनते हैं, जिसमें से एक विषय ऐसा है जिसको हम सब एजुकेशन कहते हैं। ये कहता है कि एजुकेशन शिक्षित करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस नीति के द्वारा इस पर से किया जाता है कि शिक्षा व्यवस्था करना राज्य सरकार का भी काम है और केंद्र सरकार दोनों का ही क्या है, ये नैतिक दायित्व है, इसके दोनों इसके प्रति उत्तरदायित्व है, दोनों का है। ठीक है। और देखिए, केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण करेगा और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे राष्ट्रीय महत्व शिक्षा संस्थानों का प्रबंधन और उच्च स्तरीय विज्ञान या तकनीकी संस्थानों या कहें वो अनुसंधान के माध्यम से वो क्या करेगा, विदेशों में भी संस्कृति और ये इसको समझौता ये करेगा। देखिए, केंद्र सरकार क्या करती है एजुकेशन के क्षेत्र में। अगर हम कहें हम दो देशों के बीच में अगर कोई दो देश हैं, दो देशों के बीच में अगर हम कहते हैं कि शिक्षा के आदान प्रदान करने के लिए, तो ये वो कौन करेगा, वो हमारे जो विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्रालय का काम है ना कि उस चीज़ पे रखे, उस देश के साथ वो एग्रीमेंट करे कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे रक्षा क्षेत्र की बात करें तो रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत हम कहते हैं कि भैया अमेरिका की सेना रानीखेत में क्या करे, ड्रिल प्रशिक्षण यहाँ 2 महीने यहाँ आ रही, पिथौरागढ़ में रह रही है, ये वहाँ करे, तो ये युद्धाभ्यास जिसे हम कहते हैं, चाहे वो नेवी के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपकी एयरफोर्स में हो या थल सेना हो, तो हर क्षेत्र में क्या होता है, युद्धाभ्यास अलग अलग देशों के साथ होता है। तो ये क्या होता है, ये केंद्र सरकार ही तो करती है। अब इसी तरीके से केंद्र सरकार क्या करती है, जो अलग अलग राज्यों के वो क्या करते हैं, अगर हम कहें कुछ आपने देखा होगा कहीं कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे यहाँ स्रोत करने के लिए आते हैं, यहाँ के बच्चे उधर जाते हैं, इधर, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करते हैं। हम वहाँ की संस्कृति को समझ सकते हैं, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसीज को समझ सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसी को समझेंगे तो हम अच्छी चीज़ें हम वहाँ से ग्रहण करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें ये दोनों का महत्वपूर्ण है और ये जो दायित्व को ये निभाएगी। जबकि राज्य सरकार क्या होगी कि जो राज्य सरकार केंद्र जो सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई है, शिक्षा नीति अगर हम बात करें, केंद्र सरकार द्वारा जो एनईपी 2020 कोई भी बनाएगी, 2020 हो, 1986 हो या 68 हो, तो उसको क्या करेगी, उनके जो नियम, उसके जो द्वारा जो सिफारिशें हैं, जो उनके द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं, वो अपने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में उनको लागू करेगी। वो चाहे नियमित करें या फिर वित्तीय क्षेत्र की भी व्यवस्था करेगी। हमने शिक्षकों को नियुक्त कर दिया, शिक्षकों को जो नियुक्त जो राज्य सरकार की जो जैसे एलटी हो गया, मान लीजिए एक बंदा एलटी में है, कोई प्रवक्ता के अंतर्गत जो प्राथमिक स्तर पे है, और एक ही उसी क्षेत्र में उसी राज्य में जैसे आर्मी स्कूल हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय हैं या फिर सेंट्रल स्कूल हैं, तो ये जो जैसे कस्तूरबा गांधी है, राजीव नवोदय विद्यालय, तो इनको कौन फंडिंग करेगा, इन टीचर को राज्य सरकार थोड़ा पैसा देती है, ये तो केंद्र सरकार देती है। अब राज्य सरकार किनको पैसा देगी, किनको आपका वेतन देगी, जो राज्य सरकार के अधीन कर्मचारी होंगे, जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। अब मान लीजिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, एक आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट के अंतर्गत जो कर्मचारी नियुक्त हैं, जो राज्य सरकार के अंग हैं, तो राज्य सरकार उनको क्या करेगी, उनके मेहनताना या शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य कर रहे हैं उनको समय समय पुरस्कृत भी करेगी, उनको क्या करेगी, अलग अलग चीजें देंगी। और केंद्र सरकार क्या करें, सेंट्रल स्तर पर उनको सम्मानित करती है, उनको पैसा, ये फंडिंग, ये तमाम चीजें करती हैं। तो दो ढांचे हैं हमारे तो शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये देखिए शैक्षिक प्रशासनिक ढांचे को किस प्रकार से नियंत्रण का उसका निर्माण कैसे करके इस पर महत्वपूर्ण ये गुण को ये प्रयास करेगी। ठीक है, मुझे लगता है कि अनुमान सभी को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, बताइए। जी सर। चलिए अब देखिए तीसरा है केंद्र बजट का 6% शिक्षा पे व्यय करेगा। अब मैंने आपको अगर स्मरण आ रहा होगा, मैंने चिल्ला के बार बार कह रहा हूं कि इस बार जो हमारा जो 2024 का जो आम बजट जारी हुआ था, तो उसमें केंद्र सरकार द्वारा कितना बजट शिक्षा के क्षेत्र में रखा गया, बताइए। 2.5।
बिल्कुल सही। 2.5 रखा गया। अब देखिए ये कह रहा है, देखिए जो शिक्षा नीति बनी थी ना, तो जब इसका बेहद गहनता से अध्ययन किया गया था, क्योंकि हमारा देश जुम्मा जुम्मा अभी कुछ ही सालों का हुआ है, ये 1978 या 9 का हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 1968 में जब ये कहा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय बना दिया गया था, आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर का ये विषय बन गया था। तो इसलिए केंद्रीय बजट, जो आपका केंद्रीय बजट होता है, जो आम बजट जिसे हम कहते हैं, उसमें क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका 6% व्यय करने का निर्णय उसमें लिया गया था। तो 6% आप क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होगा। चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना हो, चाहे रिसर्च करनी हो, चाहे उनको स्कॉलरशिप देनी हो, चाहे उनको विदेशों में पढ़ने के लिए भेजना हो, तो यहाँ का जो शिक्षकों को, बेहतर शिक्षकों को लाना हो, या उनको ट्रेनिंग शानदार तरीके से किया जाना चाहिए। हमारे जो विद्यालयों में जो हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो कमी है, गुण दोष हैं, उनको इस जो वित्तीय बजट जारी होगी उससे दूर किया जाए। फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर को व्यवस्था करना है, बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट बोर्ड देनी है, लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी है, लैब नहीं है, लैबों को बेहतर बनाना, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर लाना है। तो ये सारी चीजें किससे होंगी, जो केंद्रीय बजट होगा, बजट से। और बेहतर शिक्षकों को लाना है, उनको मानदेय देना है, उनका जो प्रशासनिक ढांचा है उसको बनाना है, खेल का मैदान निर्माण करना है, ये सारा किसका होगा, ये बजट से होता है। इससे पहले शिक्षा पर केंद्रीय बजट का क्या किया गया था, 2.9 जब था 1948 की बात कर रहा हूं, ठीक है, 1948 और 49 के बीच की अगर हम बात करें, तो वहां पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की अगर हम जिसमें बात करते हैं, तो उस समय जो ये बजट का जो प्रावधान था वो 2.9% उसमें खर्चा किया गया था। 1948 या 9 के बीच में ये किया गया था। 2.9 ये केंद्रीय बजट का व्यय किया गया था, जिसमें सरकार गठन हुई थी भारत में। तो उसके पश्चात ये देखिए, तो ये हुआ जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया, तो उस समय ये कहा गया था कि ये केंद्रीय विषय माना गया था। 6% क्या होगा यहाँ पर आपका बजट का व्यय होगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो संसाधन है या उसको लाभ ये पहुंचाए जाने के लिए बनाई गई थी। अब हम वर्तमान में देखें, हमारी जो केंद्र में जो सरकार बैठी है वो नहीं चाहती है कि हमारा जो देश है, देश के जो युवा हैं वो क्या करें, शिक्षित हो। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो क्वेश्चन करेंगे, विधायक से क्वेश्चन करेंगे, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन करने लग जाएंगे, उनको बौद्धिक क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। तो वो उनको जो नल्ले हैं, जो जब एक आह्वान, अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा नेता जो अंगूठा छाप है, जो जिसमें बहुत क्रिमिनल चार्ज होंगे, वो एक आह्वान करेगा, देश खतरे में है भाई बहनों, उठाओ झंडे, तो वो ना समझ कौन है, वो उतने प्रतिशत जो उधर जो झंडा पकड़ के जो बेफालतू में किसी मस्जिद को गिराने के लिए चले जाते हैं, जो कोई सांप्रदायिक दंगा भड़काने चले जाते हैं। तो अगर ये इसलिए किया जाता है, अगर वो सबको शिक्षित कर देंगे तो हर कोई शिक्षा जिस पालेगा उसका सर्वांगीण विकास हो जाएगा, तो वो इस पर चर्चा नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्यों जाऊं, उसका तो जो नेता का बेटा तो अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो वहां से तो गोल्ड मेडल लेके आ रहा है। हमसे कहते हैं कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो इस पे वो करो। तो अगर सबको शिक्षित करे जाएगा तो ये, आज आपको बता दूं, चाहे आपके बिहार की बात करें, चाहे आपके उड़ीसा की बात करें, चाहे फिर हम आपके बंगाल की बात करें, तो यहाँ पर 1,54,300 के आसपास क्या हो गया, सरकारी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक केंद्रीय मंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि जो विद्यालयों में जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे जो पढ़ते हैं वो सिर्फ खाना खाने के लिए जो आते हैं, उसमें सर्वाधिक जो संख्या है बहुजनों की है। तो बहुजनों को कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित रखने के लिए जो पूर्व में जो व्यवस्था थी, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए जो कहा जाता, तो उनको वंचित रखने के लिए ये तमाम चीजें की जा रही। तो आज हमारे अगर देखें 2024 का जो आम बजट जो जारी हुआ था, तो उसमें जो सरकार द्वारा जो बजट आवंटन किया गया है, जो 1949 में जो केंद्रीय बजट जो जारी किया गया था, 2.9 जो व्यय किया गया था, उस समय जब हमारा देश क्या था, आजाद हुआ था, अंग्रेजों के बाद जब आजाद हुआ था, तो जब वो रैंग रहा था, अपने पैरों में वो घिसट रहा था, तब उसने शिक्षा के क्षेत्र में 2.9% ही कर। आज हम 21 सेंचुरी में आ चुके हैं, हमने कितना प्रतिशत व्यय कर रहे हैं, 2.5%। तो शर्म करो। और अन्य देश शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेहतर क्यों है? अगर आप पूरा वर्ल्ड का एजुकेशन इंडेक्स से देखोगे, तो भारत का जो नेतृत्व कहां पर आता है, तो उसको आप देख लीजिए कि भारत की जो रैंकिंग कहां आती है। एक मिनट में इस पे भी रुकिए, मैं एक इसको देख सकता हूं। विश्व में भारत का शिक्षा के क्षेत्र में स्थान कौन सा है, ये देखिए।
ये देखिए अब भारत क्या है देश में 60, अगर हम ये देखें तो ये आपके 50वें नंबर पे ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि हम कह रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बनना है। विश्व गुरु कब बनेगा? जब हम पूरी तरीके से शिक्षित हो जाएंगे, जब हमारे पूर्ण रूप से बौद्धिक विकास हो जाएगा, तो ये हमारी ये अचीवमेंट पूरी हो जाएगी। जिस दिन हमारा, अब जैसे हम चाइना की बात करें, यूएसए, अगर यूएसए की बात करोगे तो ना, जो उसका 100% जो बजट होता है, तो उसमें वो आपका 25% या 30% क्या करता है, वो बजट शिक्षा के क्षेत्र में वो खर्च कर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसीलिए खर्च करके कि उसको नए जो साइंटिस्ट तैयार करने, उनको अच्छा डॉक्टर तैयार करना है, उनको एक अच्छा रिसर्चर तैयार करना है, उसको एक अच्छा वैज्ञानिक जो अलग अलग तरीके से तैयार, किससे होगा? वो शिक्षा के माध्यम से होगा। जो आज हम कह रहे हैं कि अंतरिक्ष की गहराइयों में हम जा रहे हैं, तो वो बस शिक्षा के बलबूते है। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर के टॉपिक पे बात करेंगे। तो चौथा नंबर कहता है कि देश में 10+2+3 की जो शिक्षा का संरचना, जो आपका हमने जो बात कही थी कि जो कोठारी आयोग का जो ये फॉर्मूला था 10+2+3 की जो संरचना को संपूर्ण भारत में लागू की जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, जब साल था आपका 1968 का, जब प्रथम शिक्षा नीति लागू हुई, तो उसके अंदर संपूर्ण देश में क्या कहा गया था कि 10+2+3 की संरचना को हम शिक्षा के क्षेत्र में लागू करेंगे। इसे सबसे पहले 10 वर्षीय शिक्षा के लिए एक मुख्य आधार पाठ्यक्रम होगा। 10 साल के लिए क्या होगा, शिक्षा के क्षेत्र में एक विस्तृत पाठ्यक्रम होगा जो उसको मुख्य आधार माना जाएगा। उसके पश्चात 10+2 का ये लाया गया था, जिसे हम पहले कहा था 1 से लेकर 10 तक के बच्चों के बारे में बात करेंगे। फिर आता है 11 और 12 जो हम कहते हैं, फिर आता है तीसरा। तो फिर 12वीं और 11वीं और 12वीं स्तर पर अगर 10+2 की जो बात करें, तो उसमें पाठ्यक्रम निश्चित की जाएगी, उसमें पाठ्यक्रम को निश्चित किया जाएगा, जिसमें 50% छात्रों को क्या गया, व्यवसायिक शिक्षा की तरफ मोड़ने का प्रयास किया जाए। 50% शिक्षा को क्या किया जाएगा, जो छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सी शिक्षा नीति है जिसमें 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा की तरफ अग्रसर करने का प्रयास किया गया था। वो आपको पता होना चाहिए, 1968 की वो शिक्षा नीति थी। और इसके पश्चात कहता है कि 30 जो 3 है, 3 जो 3+ की अगर बात करें, 30 ये स्नातक 3+ का जो स्नातक स्तरीय क्या होगा पाठ्यक्रम का चरण स्टार्ट होगा, जो क्या होगा, विश्वविद्यालय अपने अपने पाठ्यक्रमों में कहीं ना कहीं सुधार करेगा और उसमें लाभ का प्रदान का छूट करेगा। तो ये क्या है आपका 1 से लेके 10, 10 से 11 से लेके 12, 12 से लेके आपके 13, अगर हम 13, 14, 15 की अगर हम बात करें, तो ये लेके चले 3 वर्षीय आपका ये डिग्री कोर्स हो गया, 2 आपका 10+2 हो गया, और प्लस आपका 1 से लेके 10 तक के 10 तक की ये होगी। तो ये पता हो चल गया होगा। अब बात करते हैं आपका, ये देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न है, 5वें नंबर का पॉइंट है। ये कहता है कि अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। देखिए, अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल कहता है 45 में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। क्या अगर ये जो कहा गया है, जो आर्टिकल, जो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 45, क्या अगर 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, क्या आपने अगर प्राइवेट स्कूल में जो डालते हो, क्या वहाँ पर उनको एजुकेशन फ्री मिलती है? आप तो वहाँ पर भारी भरकम, जब 6 से लेकर 14 तक का जो बच्चा होता है, तो आप वहाँ पर लाखों रुपया बर्बाद कर चुके होते हैं। मिलती है? बताइए। बताओ, या सो गए हो? नहीं सर, नहीं मिलती, प्राइवेट में नहीं। तो ये देखिए ना कि हमारे देश में अब आने वाले कुछ समय बाद, अब देखोगे आपका, अगर जब तक हम हैं, ये देखो आज से 6 साल 7 बाद या 10 साल बाद ऐसा होगा, तो एक ही वर्ग, एक ही समाज में एक ऐसा वर्ग होगा जो शिक्षा को ग्रहण कर पाएगा और शिक्षा अन्यथा और हम लोगों की जो पहुंच से बाहर हो जाएगी। जिस देश में शिक्षा के अंतर्गत जो जीएसटी लगता है वो 18% सबसे ज़्यादा जो जीएसटी लगता है शिक्षा के क्षेत्र में, जबकि शिक्षा को हमने कहा कि फ्री निःशुल्क शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो उसी देश में आपको 18% पे करना पड़ता है जीएसटी। तो फिर सोच लीजिए कि शिक्षा, एक समय ऐसा आएगा, सरकार ये चाहती है कि एक ऐसा मध्य जिसके पास पैसा होगा, जो जिनके पास 2 मियाँ बीवी जो 2 जॉब में होंगे, उन्हीं के बच्चे पढ़ पाएंगे और आम बच्चे, आपके और हमारे जैसे तो बच्चे शायद
जब सरकारी स्कूल ही नहीं रहेंगे तो आप शिक्षा कैसे ग्रहण करोगे? एक मिस्त्री का बच्चा क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है जहाँ पर रोड डे, पिंक डे, व्हाइट डे, येलो डे, फलाना डे, ग्रांड पेरेंट डे, अमकान ढिमकाना सब बनाया जाता है? तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो वो क्या होगा, शिक्षा से दूर हो जाएगा। तो याद देखिएगा, तो ये कहता है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु को निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा यहाँ की व्यवस्था की जाएगी। जब ये हमारा जो देश आजाद, पहली शिक्षा नीति में ये कहा गया था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 द्वारा विशेष तौर पर इसे लागू भी किया गया था। इसमें 5 वर्ष के अंतर्गत अगर हम देखें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के जो बच्चों को और उनके आने अगले उसके पश्चात जो 5 से लेकर 11 5 वर्ष के लिए ये कहा गया था, 6 से लेकर 11 5 वर्ष के लिए, और 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क यहाँ पर दी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो कि हम जो पढ़ रहे हैं आज का जो भूदृश्य है, जो परिदृश्य है, उसमें कहीं धरती आसमान का फर्क हो चुका है। नहीं, आप मेरी बात से सहमत हैं कि जो मिस्त्री का जो बच्चा है वो कल के डेट में उसके बच्चे आप कह पा रहे होगे। आप हमारे जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति को देखो, हम जब उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, मैदानी क्षेत्र की परिस्थिति अलग है, पहाड़ी क्षेत्र की अलग व्यवस्था है। यहाँ पर तो रोजगार भी पूरी तरीके से मिल नहीं पाता है। क्या यहाँ पर तो अगर मैदानी क्षेत्र से भोजन जो अन्न आना बंद हो जाए ना, हमारे पहाड़ भूखे मर जाएंगे। पहाड़ों में हो क्या रहा है, बारिश समय पर नहीं हो रही, आपके सुंगरों का आतंक है, बंदरों का आतंक है, यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रही। तो सारे पहाड़ किस पे डिपेंड, वो मैदानों पे डिपेंड है। पहाड़ों के पे लोगों के रोजगार कहाँ से है? जो अगर हमारा पूरा पहाड़ देखोगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली में भनमसुआ बना पड़ा है, कहीं पर कंपनी में वो गया है। तो यही तो है, आप कोई कंपनी में 10,000 रुपये कमा रहा है, क्या वो अपने गाँव में अपने बूढ़े माँ बाबू को, अपनी पत्नी को दवा दारू का पानी या इसका खर्चा कर देगा, या अपने बच्चे को स्कूल पढ़ाएगा? अपना बच्चे को स्कूल नहीं पढ़ाएगा। उसकी पहली प्राथमिकता होगी कि यार मेरा बच्चा भी किसी होटल में या कहीं पर उसको रोजगार मिल जाए, तो इस पे ही जोर देगा। तो एक वर्ग को शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, इतना ध्यान रखना। देखिए छठा नंबर का पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा का विस्तार। अब माध्यमिक शिक्षा के क्या हम अगर कहें तो उसका विस्तार कैसे किया जाएगा? तो शिक्षा नीति के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा की मांग है वहां पर माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था ये कहें उन विद्यालयों को वहां पर विकसित किया जाएगा, उनको स्थापित किया जाएगा, और आने वाले 10 वर्षीय शिक्षा को क्या करें, अनिवार्य शिक्षा के रूप में बल दीजिए। 10 साल की जो शिक्षा है, जिसे हम कहते हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो उनको निःशुल्क यहाँ पर 10 वर्ष की शिक्षा यहाँ पर दी जाने की बात की गई है। और माध्यमिक स्तर पर बच्चों को माध्यमिक स्तर पर बच्चों को राष्ट्र का इतिहास और साथ ही संविधान के विभिन्न आवश्यक तत्वों की जानकारी दी जाएगी और व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सी शिक्षा नीति है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जो क्या है यहाँ पर आपको देख पा रहे, और राष्ट्र जो भारत का जो राष्ट्र का इतिहास और साथ ही संविधान के विभिन्न तत्वों का अध्ययन कराया जाएगा। किस पे की वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके 1968 थी, उस पे कहा गया था कि आपके राष्ट्रों की पूरी भारत, हमारा जो भारत है उसके बारे में आज आप पढ़ते हो। अगर आप देखोगे आपका प्रवक्ता के संवर्ग के अंतर्गत भी दिया गया राष्ट्र का। जब हम इतिहास करते हैं, आप पढ़ते हो भारत का इतिहास पढ़ते हो, ठीक है, जो भारतीय संविधान पढ़ते हो, भारत का संविधान जो भारत का संविधान है, और भारतीय इतिहास पढ़ते हो, भारतीय भूगोल पढ़ते हो, तो ये क्या है, हमारे राष्ट्र को जानने का एक तरीका है जिससे हम अपने भूभाग को समझेंगे। अगर आप देखते हो हम राज्य की, जब हम राष्ट्र की भूभाग की बात करते हैं और हम राज्य की भूभाग की बात करते हैं, आपने पढ़ा था कि उत्तराखंड कौन से अक्षांश में, कौन से देशांतर में, कौन से पक्ष में, ये कौन से भूभाग में है, किस तरह की इसमें चट्टानें पाई जाती है, तो ये कौन से आर्द्रता वाले क्षेत्र में आता है, कैसी जलवायु है, तो हम ये पढ़ तो रहे हैं ना। हम जब कहते हैं कि संविधान की, जब हम बात करें संविधान की, हम कहते हैं आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपके जो अधिकारों का हनन ना हो, आप उसके लिए आज आप धरना प्रदर्शन कर सकते हो, आज आप अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हो। ये क्या चीज, अगर ये संविधान के हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहा है कि और संविधान के विभिन्न तत्वों की जानकारी कौन सी दी जानी चाहिए। आज अगर हम कहें कोई ब्राह्मण अभी होगा, कोई ऊंचे होगा, आज वो कहेगा हमारा ये संविधानों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, ये होना चाहिए, वो भी किसकी दुहाई देने लग जाता है, वो गीता की थोड़ा दुहाई देने लग जाता है, वो कोई भगवान की दुहाई दे, वो कहता है कि मेरा अधिकारों का हनन हो रहा है, तो संविधान की दुहाई देता है। तो संविधान और साथ ही हमारा राष्ट्र को समझना हमारे लिए अत्यंत अनिवार्य होता है, तो इसीलिए इस पे बल दिया गया था। तो याद रखिएगा। बात करते हैं 7वें नंबर का पॉइंट कहता है कि माध्यमिक स्तर पर क्या होता है, त्रिभाषाई सूत्र की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर माध्यमिक शिक्षा ये दी जाएगी। क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देगी, जो उसकी मदर टंग है, जिस भाषा में बच्चा समझ सकता है। अगर किसी की मम्मी ने अगर उस बच्चे को हिंदी ही पढ़ा के रखा है, अगर
तेलुगु सिखा है, पंजाबी सिखा है, कन्नड़ सिखा है, नेपाली आती है, गोरखाली आती है, कुमाऊनी आती है, जो भी आती है, तो अगर उस भाषा में अगर उसे आता तो उसको शिक्षा दीजिए। अभी मान लीजिए मैंने पिछली दफे एक टीचर छुट्टी गया था, तो कक्षा 6 की क्लास मेरे को दी गई थी, तो मैं कक्षा 6 की क्लास को पढ़ा रहा था। तो मैं उनको पढ़ा रहा था कि जो अपनी ग्राम सभा के बारे में, वो कक्षा 6 में है कि पंचायत, अपनी गांव की पंचायत के बारे में। तो मैंने कहा कि ये सर ने आपको पढ़ा रहा है, तो मैंने कहा समझ में आ गया ग्राम पंचायत क्या होता है, ये होता है। तो वो कह रहे थे कि हाँ सर थोड़ा आया। फिर मैंने कहा कि चलिए आज हम इस तरीके, मैंने कहा आप सभी को पहाड़ी आती है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कि ये बताओ तुम्हारे गांव में ग्राम प्रधान होने वाल, उमें के तुम्हारे क्षेत्र पंचायत सदस्य होने वाल, उस क्षेत्र पंचायत सदस्य को हल और उई आयु की दो हल, और ग्राम पंचायत काम क्यों हूँ, ग्राम प्रधान जब को मीटिंग बैठूँ तो तुमन के जब धार लगूँ, आओ रे गाँव वालों भो हूँ, या इस ग्राम पंचायत में इदू बाजी मीटिंग छू, इतने बजे तुम पहुँच जाए। तो ये किले की वो ये बताना कि सरकार द्वारा जो योजनाएं आ रही हैं, वो योजनाओं में कैसी कार्य हल, तुम्हारे गाँव में क्या जरूरत छू, तुम्हारे गाँव में स्ट्रीट लाइट जरूरत छू, की समस्या छू, तुम्हारे गाँव में पानी की समस्या छू, तो किसी पानी समस्या को दूर हो। गाँव पंचायत सदस्य जो सदस्य को हूँ जो 18 साल में, जो 18 साल में क्या हो आपका, या तो 18 साल जिसकी आयु पूरी होगी, तुम्हारी ईज हूँ, तुम्हारा मैं हूँ, तुम्हारा भय हूँ, तुम्हारी दीदी हूँ, वो क्यों हूँ ग्राम पंचायत सदस्य हो। तुम 19 छा, तुम जो 19 छा तो 70 साल तक तुम क्या छा ग्राम पंचायत सदस्य ना आता। ग्राम पंचायत सदस्य कब बढ़ा, जब तुम्हारा उम्र 18 साल है जली, तब तुम क्या होला ग्राम पंचायत सदस्य होला। तो ये जब हमने उनको समझाया तो उनको समझ गए। तो जब भी उनको पूछो तो वो उनको आनंद आ रहा था उसको पढ़ने में। जब भी हम करें तो मैं कहने वाला था उनसे कि तुम्हारे समझ में आ, तो बच्चे कह रहे होई सर हमारे समझ में आ गो। तो इसका मतलब क्या है, जहां उनको बेहतर तरीके से समझ में आए। हमारा उद्देश्य क्या है कि जो शिक्षा है उन शिक्षा को जिस तरीके से वो समझना चाहते हैं, मगर वो उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर ले, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बात करते हैं। और ये जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी और हिंदी का भी हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप मान लीजिए इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन कब है, क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, तो ये है। आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, हिंदी में पढ़ा रहे हो, तो ये आप ठीक है। और माध्यमिक स्तर पर अगर हम कहें किसी एक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी अध्ययन करना चाहिए। राष्ट्र की भाषा क्या हो सकती है, हमारी हिंदी हो सकती है, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, अंग्रेजी होगी ना। तो हम इन दोनों भाषा में पढ़ाते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को आज़ादी दी गई है, वो आप तो या तो साइंस जो हिंदी से पढ़े या तो इंग्लिश से पढ़े, जहां उसको सुविधा होती है तो उसका वो अध्ययन करे। अब बात करते हैं, आपका आता है कि 8वें नंबर का ये पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, भारतीय भाषाओं का विकास। हम भारतीय भाषाओं का विकास की बात क्या करते हैं कि हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनको किस प्रकार से विकसित किया जा सकता है, तो उस पर बल देने की यहाँ पर बात करी गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत ये प्रावधान रखा गया था कि जो राष्ट्रीय महत्व की जो है, जो राष्ट्रीय भाषा की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रीय भाषा को किस में रखा गया, राष्ट्रीय भाषा किस प्रकार से उसका हुआ था, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये कहता है कि राष्ट्रीय महत्व की जो भाषाएं हैं, जैसे शिक्षा की व्यवस्था होगी, उसमें समुचित जो विकास करने का प्रयत्न किया जाएगा, और जो राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार किया जाएगा, और संस्कृत को की शिक्षा भी विशेष रूप से उसमें कदम उठाएंगे। अब देखिए, अभी आपने अगर आप करंट अफेयर्स के अगर आप बहुत ज़्यादा करीब होंगे, अगर आप लोग लेक्चर की तैयारी के हिसाब से अगर पढ़ रहे होंगे, कभी न्यूज़पेपर आते हैं, तो उसमें अभी पुष्कर सिंह धामी ने अभी रिसेंट में ही एक घोषणा करी है कि हम जनपद में प्रत्येक जनपद में हम 13 विद्यालयों को ऐसे चयनित करेंगे जहां पर हम संस्कृत विद्यालय, प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को यहां पर गठन करने जा रही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन से राज्य की सरकार है जिसने प्राथमिक स्तर पे अपने जनपदों में संस्कृत विद्यालयों का गठन करने का प्रस्ताव रखा है। तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश या फिर आपका बिहार। तो आपको जब पता होगा तभी तो कहोगे कि उत्तराखंड है, पुष्कर सिंह धामी द्वारा ये चीजें की जाने वाली है। अब अगले वित्तीय वर्ष से आप देखोगे संस्कृत विद्यालयों का भी प्राथमिक स्तर पे गठन किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमने संस्कृत भाषा को भी कहीं ना कहीं उन्नत तरीके से आगे बढ़ाना है। तो ये आप समझ जाओ। अब बात करेंगे, यहाँ पे देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है कि प्रतिभावान छात्रों की पहचान। हम क्या करते हैं, हम हमारे
गांव घरों में, दूरस्थ क्षेत्रों में ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो प्रतिभा के बहुत ज़्यादा धनी हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो एथलेटिक्स के क्षेत्र में कहें या फिर आपके खेल कूद में कहें, बात क्रिकेट के क्षेत्र में या स्विमिंग, हर चीज़ में हमारे बच्चे क्या हैं, आगे हैं। अगर हम देखें हमारा उत्तराखंड का, तो ये अगर हम एक तरफ हम इसे देवभूमि के रूप में जानते हैं, दूसरी तरफ इसे हम कहते हैं कि सैन्य भूमि के रूप में भी जानते हैं। हमारे जो प्रदेश है उसमें प्रतिभा की कमी नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पक्ष पर भी ध्यान दिया गया है कि जो प्रतिभावान वाला बालक है उसको प्राथमिक स्तर के बाद अलग से उसे उच्च शिक्षा प्राप्त होंगे, उन अवसरों का लाभ प्रदान प्राप्त करके वह अपना विकास और देश का विकास में महत्वपूर्ण। देखिए, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प है, जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, वो ऐसे बच्चों का चयन करने का, अगर आप देखोगे एक पानीपत की एक बच्ची है जानवी करके, उसका नाम है, सर्च कीजिएगा अगर आप जो करंट अफेयर पर अगर ध्यान देते होंगे तो जानवी करके एक बच्ची है, शायद हम वही है। तो वो क्या है, आपके अभी 14-15 साल की होगी, तो वो बच्ची क्या है, उस बच्ची को जो विदेशी भाषाओं की अगर बात करें तो कम से कम उसे 10 से 15 लैंग्वेज उसे आती हैं। उसे अगर हम कहें जो थॉट इंग्लिश होती है, फ्रेंच होता है, ये इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश है, तो वो उसे बहुत उसका फ्लो अगर कहें तो इतना शानदार है। अगर कभी सर्च कीजिएगा जानवी करके, तो वो जो लड़की है वो प्रतिभावान छात्रा है। तो वो क्या करती है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो एक 12-13 साल की जो बच्ची है, जो वो मसूरी जैसे जो भारत की जो सबसे बड़ी जो संस्थान के रूप में जहाँ पर से आईएएस सिलेक्शन होता है, वहाँ पर ट्रेनिंग जो लेते हैं, तो वहाँ पर उनको लेक्चर वो लड़की देती है। किनको दे रही है, जो देश के सबसे बड़े जो प्रतिष्ठित जो एग्जाम में जो क्वालिफाई होकर जो बच्चे गए हैं, वो कौन से, एक गरीब परिवार की वो लड़की है, बहुत ही गरीब परिवार की लड़की है, और वो क्या करती है, वैश्विक स्तर पर अपनी भाषाओं के बलबूते वो क्या थी, इतनी शानदार वो फ्रेंच बोलती है, इंग्लिश बोलती है, अलग अलग भाषाओं का बोलते हैं, तो लोग उसको सुनते हैं, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति हों, गवर्नर हों, उनको तक वो लेक्चर देती है। ये आपके मसूरी में जो आईएएस प्रशिक्षण संस्थान है, तो वहाँ पर उसका लेक्चरर होते हैं, उनको वो पढ़ाती है। तो सोच लीजिए ये इस प्रकार के बच्चों को क्या करना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। तो ये देखिए, अब ये देखिए, ये 10वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है, विश्वविद्यालयों का प्रचार प्रसार और उन्नयन। हम कहते हैं कि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम उसका प्रचार प्रसार, हम बच्चों को ये कहते हैं कि आपने देखा होगा पहाड़ों में बेसिकली जो गांव घरों के जो क्षेत्र हैं, शहरों को छोड़कर क्या होते हैं, यहाँ 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हैं क्योंकि आमदनी नहीं होती है, माँ बाप कुली काम करते हैं, तो उसके बाद उनको पढ़ाना लिखाना उनके लिए बड़ा ही वो हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि उनकी शादी के लिए भी उनकी वो तमाम चीज़ें होती, तो इसकी वजह से क्या उनकी शिक्षा छूट जाती है। तो ये ऐसे बच्चों को भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बात की जाती है। तो ये कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के उच्च स्तर पर छात्रों की बढ़ती हुई संख्या और उसके आधार पर महाविद्यालयों में सायंकालीन कक्षाओं का भी व्यवस्था हो। देखिए, हमारी अब जो ये वास्तविक जो स्थिति है, मैंने उससे आपको अवगत करा। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 1968 के अंतर्गत जो उच्च शिक्षा में जो छात्रों की जो संख्या जो बढ़ रही है, छात्रों की जो बेसिकली छात्राओं की जो छात्राओं की जो संख्या बढ़ रही है, उसके आधार पर क्या महाविद्यालय होते हैं, जो महाविद्यालयों में अगर शिफ्ट ज़्यादा बनती हैं तो उसको संध्या के अंतर्गत भी उसमें क्या होगी, एक्स्ट्रा क्लासें यहाँ पर चलने की व्यवस्था होगी। और विश्वविद्यालयों के अंशकालीन और साथ ही उसका जो समाचार पत्रों पर पाठ्यक्रम का विकसित किया जाएगा और विश्वविद्यालयों में स्वायत्त प्रदान की जाएंगी और कुलपति का पद हो, प्रशासनिक पद हो, शिक्षक विदों की नियुक्ति हो। और ये कह रहा है कि स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम इंटर पास छात्र छात्राओं को प्रवेश मिलना चाहिए और स्नातकोत्तर में भी क्या होना चाहिए, वो इस तरीके से तमाम चीज़ें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतना आप लोगों के समझ में आ गया सभी के।